Hello everyone, welcome back to Topper Talkies, and today we are going to read the poem The Trees by Adrian Rich. So the poem is about the nature which has been enslaved by human beings. And trees now here in the poem have started a movement against this slavery, and they are now returning to their home. Okay, मतलब कि जो पोएम है वो नेचर के बारे में है जिससे ह्यूमन बींग्स ने अपना गुलाम बना रखा है अपने स्वार्थ के लिए। और जो ट्रीज़ है यहाँ इस पोएम में बच्चों, उन्होंने ये जो गुलामी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है और उस मूवमेंट के थ्रू वो अब अपने घरों को लौट रहे हैं। घर कहाँ है उनके? फॉरेस्ट, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वो उनका रियल होम है और वो वहाँ लौट रहे हैं। एंड द पोएट डिस्क्राइब्स दिस डिपार्चर ऑफ द ट्रीज़ इन दिस पोएम। जो पोएट हैं वो इस पोएम में इसी डिपार्चर को, जो ट्रीज़ का डिपार्चर है, घरों से जंगलों की ओर जो डिपार्चर है, उसी को वो यहाँ डिस्क्राइब करती हैं। तो बेसिक मीनिंग जो है इस पोएम का वो ये है, लेकिन इसके अलावा भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है इस पोएम का। ओके, इट ऑल्सो हैज़ अ सिंबॉलिक मीनिंग विच मीन्स दैट पोएम कंपेयर्स द ट्रीज टू वुमेन। ओके, एंड इट सिम्बलाइज द वुमेन फ्रीडम। विमेन की जो फ्रीडम है उसको पोएम हाईलाइट करती है और उनको ये सिम्बलाइज करती है। और ट्रीज़ के थ्रू, okay, through trees the poem highlights the women struggle, their ultimate triumph, their patriarchal confines, and in the last their rightful open space which they reclaim. okay, तो इन ट्रीज़ के थ्रू जो पोएम है वो उनकी वुमेन की स्ट्रगल को भी हाईलाइट करती हैं, उनकी विक्ट्री को हाईलाइट करती हैं, उनके जो कन्फाइंस हैं, जो पैट्रियार्कल कन्फाइंस हैं, सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस में उन्हें रहना पड़ता है, उनको डिस्क्राइब करती है। और किस तरीके से फिर वो अपनी जो राइटफुल ओपन स्पेस है जिस पे उनका अधिकार है, कैसे वो उन पे रिक्लेम करती है, उसे वापस से गेन करती है, वो सब इस पोएम में ट्रीज़ के थ्रू ही सिम्बलाइज किया गया है, उसको शो किया गया है। लेकिन जो जर्नल मीनिंग है वो ये कहता है कि जो ट्रीज़ हैं वो एनस्लेव्ड हैं, ठीक है, घरों में कैद हैं और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम। और उस कोशिश में वो किस तरीके से वर्क करते हैं, पूरी रात वर्क करते हैं अपने आप को वहाँ से सेपरेट करने के लिए और जंगलों में जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर जाने के लिए। ओके, so this is an brief introduction to the poem. Now we will start the explanation. Okay, so look at the first line of the poem. The trees inside are moving out into the forest. The trees inside, इनसाइड जो वर्ड है बेटा वो यहाँ शो करता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने नेचर को एनस्लेव कर रखा है। किस तरीके से? पेड़ अब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लगाने की बजाय लोग घरों में लगाने लगे हैं। डेकोरेशन पर्पस से भी वो अपने घरों में पेड़ों को रखते हैं। ओके, पेड़ों को लगाते हैं, नेचर को वो एनस्लेव करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों? इससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है दैट वाज एम्प्टी ऑल डेज। ओके, द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब जो ट्रीज़ हैं घरों के अंदर, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है और वो अब घरों से बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जंगलों की तरफ जा रहे हैं, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है। और क्योंकि वो इतने दिनों से घर में थे, कैद थे घर में, तो जो फॉरेस्ट हैं दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। तो इतने समय तक, जब तक वो घरों में रहे, तब तक वो जंगल खाली थे। ठीक है, वहाँ पेड़ ही नहीं थे तो जंगल खाली पड़े थे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, तो वहाँ पे क्योंकि जंगल खाली थे तो कोई चिड़िया वहाँ पर नहीं बैठ पा रही थी, सिंग नहीं कर पा रही थी, वहाँ पेड़ों में अपने घोंसले नहीं बना पा रही थी क्योंकि पेड़ थे ही नहीं जंगलों में। नो इंसेक्ट हाइड, किसी भी इंसेक्ट को छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। जो इंसेक्ट पेड़ों की बार्क में रहते हैं, ट्रीज़ की जो बार्क होती हैं, छाल जिसे बोलते हैं, उनमें रहते हैं छिपकर, या पेड़ों में अपना घर बनाते हैं, तो उन्हें भी वो जगह नहीं मिल रही थी छिपने की। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो,
नो सन bury its feet in shadow, मतलब पर्सोनिफाइड किया गया है यहाँ सन को, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है जैसे कि उसके पैर हों, बट ऐसा नहीं है। यहाँ सन से मतलब है सनलाइट से है। सनलाइट जब पेड़ों पर पड़ती है, सूरज की जो सनलाइट पड़ती है पेड़ों पर, तो उसकी शैडो बनती है ज़मीन पर, ठीक है। तो अब वो शैडो नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि बिल्कुल ओपन स्पेस है और वहाँ पेड़ नहीं है, तो पेड़ों की छाया नहीं बन पा रही है। तो नो सन bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights, तो इतनी रातों तक अब तक जितने भी जो फॉरेस्ट थे वो एम्प्टी थे, बिल्कुल खाली थे क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और अब वो सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ है अब उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है और वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, यानी फॉरेस्ट की ओर लौट रहे हैं। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट है अब वो सुबह तक वहाँ पर सारे ट्रीज़ पहुँच जाएंगे और वो सुबह तक भर जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज़, यहाँ पर इस स्टेंजा में बेटा उनका जो ट्रीज़ हैं अब उनका स्ट्रगल शो किया गया है कि वो किस तरीके से स्ट्रगलिंग कर रहे हैं इस बाहर जाने के लिए। ओके, तो पोएट सेज दैट ऑल नाइट द रूट्स वर्क, मतलब जो रूट्स हैं वो पूरी रात उन्होंने काम किया है। पूरी रात क्या काम किया है? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा फ्लोर, जो वरांडा का जो फ्लोर है उसमें क्रैक्स हैं जिनके अंदर वो रूट्स गई हुई हैं, उन्होंने अपनी पकड़ बनाई हुई वहाँ पे, तो वहाँ से उन्होंने अपने आप को सेपरेट करने का काम किया है। सेपरेट, डिसएंगेज मीन्स सेपरेट करना, अलग करने के लिए वो पूरी रात मेहनत करती रही हैं उन क्रैक्स से अपने आप को अलग करने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए। एंड द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, और लीव्स जो हैं वो ग्लास पर, जो विंडो ग्लास जो है उस पर वो प्रेशर डाल रही है। स्ट्रेन मीन्स प्रेशर डालना, जिससे वो टूट जाए और वो बाहर निकल सके। ओके, देन स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, स्मॉल ट्विग्स जो छोटी ब्रांचेस हैं, जो स्टैम्प्स हैं, वो भी स्टिफ, स्टिफ मीन्स हार्ड हो गई हैं। विद एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन्स प्रेशर, एफर्ट डालने से, ज़्यादा एफर्ट लगाने से वो जो स्मॉल ट्विग्स हैं वो बहुत हार्ड हो गई हैं। एंड लॉन्ग क्रैम्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ, बाउज मीन्स ब्रांचेस, और लॉन्ग क्रैम्ड मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच क्रैम्ड हो गई, मुड़ गई हैं। शफलिंग, शफलिंग मीन्स मिक्सिंग। ओके, मिक्स हो गई हैं आपस में। क्यों मिक्स हो गई हैं? क्योंकि वो अभी वॉल्स हैं उनके चारों ओर, रूफ है जिसके नीचे वो पेड़ लगे हुए हैं, तो उसके कारण क्या है कि उनको ओपन स्पेस नहीं मिल पाया है वहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ने के लिए, और इसीलिए जो ब्रांचेस हैं वो क्रैम्ड हो गई, मुड़ गई हैं और एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं। अदरवाइज़ वो ओपन स्पेस में होती तो ट्रीज़ की हाइट उनकी काफ़ी ऊंची जाती है, वो आप उनको ओपन स्पेस मिलती तो काफ़ी लंबे हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें स्पेस नहीं मिला है ज़्यादा ऊंचा जाने के लिए, तो वो आपस में मिक्स हो गई हैं और मुड़ गई हैं। सो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और अब यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनको डिस्चार्ज पेशेंट्स के से कंपेयर किया गया है कि जिस तरीके से जो डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में जिन्हें डिस्चार्ज मिला होता है, वो हाफ डेज कंडीशन में क्लिनिक डोर्स की तरफ मूव करते हैं। हाफ डेज कंडीशन इसलिए क्योंकि वो उनको कई सारी मेडिसिन्स दी गई होती हैं, तो उस मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट में होते हैं वो, और फिर उनको ये भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं होता है कि फाइनली वो अपने घर जा रहे हैं। तो उसी तरीके से जो पेड़ हैं अब वो भी अपने घरों को लौट रहे हैं, तो बाहर की ओर निकलने की कोशिश कर रहे हैं घर से। तो उस बाहर निकलने की कोशिश में वो निकलने के लिए हाफ डेज्ड है। हाफ डेज्ड से यहाँ पर मतलब है कि वो वीक हैं, वेरी हैं, मतलब टायर्ड हैं, थके हुए हैं, क्योंकि उनको वो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया है जिसके अंदर वो प्रॉपरली ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो वीक है, टायर्ड, और उसी कंडीशन में वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह। जिस तरीके से वो क्लिनिक डोर्स की तरफ जाते हैं उसी तरीके से जो पेड़ हैं वो भी थके हुए आगे बढ़ रहे हैं बाहर निकलने के लिए। क्लियर? Next is I sit inside, doors open to the veranda. I sit inside, doors. I here is the speaker and और हम ये मान लेते हैं कि वो जो स्पीकर है वो इस पोएम की पोएट्री हैं। एंड आई सिट इनसाइड, तो वो कहती हैं कि मैं अंदर बैठी हूँ। एंड डोर्स
ओपन टू द वरांडा, जो डोर्स हैं वो वरांडा की तरफ खुले हुए हैं, वो अंदर रूम में बैठी हुई हैं राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। और क्या कर रही हैं वो अंदर लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं। इन विच आई स्कार्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। और उन लेटर्स के अंदर वो शायद ही मतलब डिपार्चर जो हो रहा है फॉरेस्ट का, घर से जो पेड़ हैं जंगलों की तरफ जा रहे हैं उसको वो मेंशन नहीं करेंगे। स्कार्सली मेंशन का मतलब है हार्डली मेंशन करेंगे, इट मीन्स वो ना उसको मेंशन नहीं करेंगी। ओके, नाउ शी इज गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाइट एंड शी सेज द नाइट इज़ फ्रेश। नाइट जो है रात का समय है, क्योंकि रात में वो सब चल रहा है उनका स्ट्रगल। तो वो कहती हैं कि नाइट एकदम फ्रेश है, एकदम क्लियर स्काई है। द होल मून शाइन्स, होल मून मीन्स फुल मून नाइट है, और पूरा चांद जो है वो चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, एक आसमान में जो अभी भी एकदम खुला हुआ है, साफ़ है, क्लियर स्काई है, और उसमें फुल मून चमक रहा है। नाइट एकदम फ्रेश है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, और उन जो स्मेल है लीव्स और लिचन की, पेड़ों की पत्तियों की, और लिचन जो एक मॉस होती है वो उसकी खुशबू स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। तो अभी भी उनके रूम के अंदर वो जो स्मेल है एक वॉइस की तरह आ रही है। वॉइस मतलब जैसे किसी के बातें करने की आवाज़ होती है। इट मीन्स वो अभी भी वहाँ पर हैं पेड़, और वो कोशिश में लगे हुए हैं बाहर निकलने की। तो जो उनके स्ट्रगल की जो आवाज़ें हैं और जो स्मेल है लीव्स की, लिचन की, वो एक वॉइस के रूप में उनके रूम तक पहुँच रही है। ओके, नेक्स्ट इज़ माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। वो कहती हैं कि उनका जो अभी भी उनको कुछ विस्पर्स सुनाई दे। विस्पर्स मतलब कुछ आवाज़ें, बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, अभी भी उनको सुनाई दे रही हैं। एंड विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक शांत हो जाएंगी, मतलब कल तक वो आवाज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, कल अब वो आवाज़ें नहीं आएंगी, और क्योंकि सारे ट्रीज़ जो हैं वो कल तक फॉरेस्ट में जा चुके होंगे, तो वो आवाज़ें भी शांत हो जाएंगी। लिसन नाउ, शी सेज दैट लिसन, कि सुनो। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, कि जो कांच है वो टूट रहा है। कांच मतलब टूटने का मतलब है कि जो प्रोसेस है, ठीक है, साउंड ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, कि फ्रीडम की ग्लास का टूटना बता रहा है कि अब वो फ्री होने वाले हैं, फ्री हो रहे हैं। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो ट्रीज़ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, कहाँ जा रहे हैं, रात में आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। विंड्स रश टू मीट दैम, और हवा एकदम से तेज़ चलते हुए आती है उनसे मिलने के लिए। और ये हवा का उनसे आकर के मिलना एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे नेचर उनको वेलकम कर रही है। ठीक है, जो नेचर है, क्योंकि वो इतने दिन से वहाँ थे ही नहीं, जिस नेचर के बीच उन्हें होना चाहिए था वहाँ नहीं थे, तो एकदम जब वो बाहर निकले हैं तो नेचर उनको वेलकम करने आई है, विंड्स उनसे मिलने आई है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो चांद आसमान में चमक रहा है वो बिल्कुल एक कांच की तरह टूट गया है। कांच की तरह टूटने का मतलब है कि जब पेड़ बाहर फॉरेस्ट में चले गए हैं, तो जो ट्रीज़, जो ओक ट्री है, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो ओक ट्री जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो वो एकदम सीधे खड़े हो गए हैं, और सीधे खड़े होने के कारण क्या हो रहा है कि जो मून है उसकी अब जो मून लाइट है वो उन पेड़ों से टकराकर एकदम मिरर के जैसे, जैसे कांच टूट जाता है और उस पर अगर हम रोशनी डालें तो रोशनी कई टुकड़ों में बिखर जाएगी। तो उसकी जो रेस है मून की, अब वो कई टुकड़ों में बिखर गई हैं, और वो चंद्रमा उस टॉलेस्ट ओक के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे उसने उसका क्राउन पहना हो। क्राउन मीन्स ताज पहन लिया हो। उसके जो पीसेस हैं फ्लैश नाउ, अब उसके जो मून लाइट के जो अलग अलग रेज आ रही हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे उसने टॉलेस्ट ओक, जो सबसे बड़ा पेड़ है ओक का, उसने एक क्राउन पहन लिया हो उस मून लाइट का। क्लियर? So this is the explanation of the poem, and now I will give you the symbolic meaning through each and every paragraph. Okay, so यहाँ पर बेटा जो फर्स्ट पैरा है, यहाँ पर जैसे ट्रीज़ के बारे में जो बताया गया है उसी तरीके से द ट्रीज़ इनसाइड, ट्रीज़ के लिए तो
वो घरों के अंदर जो कैद होना है वो है। लेकिन वुमेन फ्रीडम को अगर क्योंकि ये वुमेन फ्रीडम को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, तो अगर उस सिम्बोलिज़म के हिसाब से हम देखें तो ये डोमेस्टिक स्फेयर को सिम्बलाइज़ करता है, ओके, वुमेन के। और जो फॉरेस्ट है वो सिम्बलाइज़ करता है यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड को, जो बाहरी संसार है जिसको वो बिलोंग करती हैं वुमेन, उसको यहाँ पर ये डिपिक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसका बेटा, जहाँ पर ट्रीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, उसी तरीके से ये ट्रीज़ यहाँ पर क्या सिंबलाइज़ करते हैं कि वुमेन जो हैं वो स्ट्रगल करती हैं और अपनी फ्रीडम के लिए और उन सोशल बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश करती है। तो इस पैराग्राफ में एक तरीके से जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो ये है कि विमेन सोशल बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट इज़, यहाँ पर अब ये जो थर्ड पैराग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया है और उन्होंने वो डिपिक्ट करना शुरू कर दिया है कि आवाज़ें आने लगी हैं, उनके पास आवाज़ें आ रही हैं और वो डिपार्चर के बारे में मेंशन नहीं करेंगी। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है, ओके। धीरे धीरे जो वुमेन है वो अब घरों से बाहर निकलना चाह रही हैं, वो कोशिश कर दी है उन्होंने, वो कोशिश शुरू हो चुकी है। और इन द लास्ट पैराग्राफ जो है यहाँ इस पोएम का, वो ये सिंबलाइज़ करता है कि वुमेन जो है अब उन्होंने वो पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी हैं और उन्होंने अपनी जो स्पेस है, जो एक्चुअल स्पेस है उनकी, ठीक है, जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसे रिक्लेम कर लिया है, अपनी एक्चुअल स्पेस को उन्होंने रिक्लेम कर लिया है, ओके, वापस पा लिया है। तो ट्रीज़ यहाँ सिम्बलाइज़ करते हैं वुमेन को, ऑप्रेस्ड लोगों को, ठीक है। जो हाउस और वरांडा है जो है यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में दिया हुआ है, वो कन्फाइनमेंट को शो करता है। और जो फॉरेस्ट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, नेचुरल हैबिटेट और उनके फ्रीडम को शो करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, okay. So this was the symbolic meaning. Now we'll do the literary devices of this poem. So look at the first line. The trees inside are moving out into the forest. यहाँ trees को बच्चों personified किया गया है, उन्हें human being quality दी गई है, ठीक है, कि वो मूव कर रहे हैं as human being, ठीक है। जनरली ट्रीज डू नॉट मूव, तो यहाँ उन्हें पर्सोनिफाइड किया गया, तो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज़ है। देन द फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट आर रिपीटेड, तो रेपिटेशन का यूज़ किया गया है। देन दीज टू वर्ड्स, ओके, द एंड द, यहाँ दोनों लाइन जो हैं वो सेम लेटर्स सेम वर्ड से शुरू हो रही हैं, तो ये एनाफोरा डिवाइस का यहाँ यूज़ हुआ है। देन नो एंड नो, दीज टू लाइन्स आर बिगनिंग विद द सेम वर्ड, सो एनाफोरा डिवाइस इज़ यूज्ड हियर। एंड देन नो सन बेरीड स्वीट इन शेडो, यहाँ पर सन को पर्सोनिफाइड किया गया है एज इफ़ इट इज़ हैविंग फीट लाइक ह्यूमन बींग्स, तो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यहाँ पर यूज़ हुआ है क्योंकि सन को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है कि जैसे उसके ह्यूमन बींग्स की तरह फीट हैं, तो इसीलिए सन को यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज़ है। देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा अगेन in this line personification is used because all nights the roots work, roots are personified here as if they are working like human beings. And then in this line the small twigs stiff with exertion, here tactile imagery is used क्योंकि जो stiff word है बच्चों वो उसका मीनिंग होता है हार्ड, और हार्ड और सॉफ्ट हम तभी बता पाते हैं किसी चीज़ को जब हम उसे टच करते हैं, तो टच इमेजरी है, टैक्टाइल इमेजरी है यहाँ पर यूज़ की गई है। देन लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, लाइक वर्ड और एज वर्ड सिमिली में यूज़ किए जाते हैं। जब लाइक और एज का यूज़ करके हम कंपैरिजन करते हैं तो सिमिली का यूज़ होता है, और डायरेक्ट कंपैरिजन मेटाफर, तो यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज़ करके उनको डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया ट्रीज़ को, तो इसीलिए यहाँ पर सिमिली का यूज़ है, ओके। देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा लॉन्ग लेटर्स एंड लीव्स एंड लिचन, यहाँ पर बेटा एल साउंड का रिपीटेशन है, ओके, तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है इन दोनों लाइंस में, तो यहाँ एलिट्रेशन डिवाइस का यूज़ हुआ है। एंड देन इन द स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम द स्मेल, तो यहाँ पर लाइक वर्ड भी है और इस यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया, ओके।
किस तरीके से आ रही है, किससे कंपेयर किया गया स्मेल को, वॉइस से. देन इन द नेक्स्ट स्टेंजा, winds rush to meet them. Here winds जो है are personified. Okay, winds are personified here, uh, like they are coming to meet someone and rushing to meet someone like human beings. So winds are treated as human beings here, so they are personified, hence the personification device is used here. Then in the next line, the moon is broken like a mirror. Again the word like is used to compare moon with the mirror, so simile is used here. Okay, so these are all the, and last but not the least, the most important, symbolism is used in the poem. Symbolism is used in the poem. In the whole poem, the trees symbolize women freedom. Okay, so and rhyming scheme is the poem is free words. कोई rhyming scheme इसमें नहीं है, free words में लिखी गई है poem. ओके, तो इसीलिए जब कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो वहाँ फ्री वर्ड्स का यूज़ हुआ होता है. So that's all for today's session, and if you found this class helpful, then please hit the like button and subscribe for more lessons. Thank you.